नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेक्शन नंबर 22 पे। सेक्शन 22 डिस्क्रिशन एज टू डिक्रीइंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करता है। द जुरिसडिक्शन टू डिक्रीज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज डिस्क्रिशनरी एंड द कोर्ट इज नॉट बाउंड टू ग्रांट रिलीफ मेयरली बिकॉज इट इज लॉफुल टू डू सो। यानी कि कोर्ट सिर्फ इसी वजह से रिलीफ नहीं ग्रांट कर देगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कि ये लॉफुल है, बल्कि कोर्ट जो है उसकी डिस्क्रिशन है जो कि वो आर्बिट्रेरली यूज़ नहीं करेगी, यानी कि ऐसे ही नहीं यूज़ कर लेगी, बल्कि वो किसी रीजनेबल गाइडेड जुडिशियल प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो डिस्क्रिशन है उसको एक्सरसाइज करेगी। ये हमें सेक्शन 22 ने बता दिया। The following are cases in which court may properly exercise discretion not to decrease specific performance। अब इसमें कहा गया कि इस सूरत में कोर्ट जो है वो इन केसेस में कोर्ट जो है वो डिक्री नहीं करेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की सूरत में वेयर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट इज मेड आर सच एज टू गिव प्लेंटिफ एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द डिफेंडेंट दो देयर मे बी नो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑन द प्लेंटिफ्स पार्ट। यानी कि सर्कमस्टांसेस कॉन्ट्रैक्ट के ऐसे हैं कि जो प्लेंटिफ को एक अनफेयर एडवांटेज दे रहे हैं ओवर द डिफेंडेंट, तो उस एडवांटेज की वजह से कोर्ट जो है वो उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करवाएगी। इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि ए टेनेंट फॉर लाइफ ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी असाइन इज इंटरेस्ट टू बी। ए जो है जो कि एक प्रॉपर्टी का फॉर लाइफ जो है वो टेनेंट था, उसने अपना इंटरेस्ट बी को ट्रांसफर कर दिया। सी कॉन्ट्रैक्ट टू बाय एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। उस इंटरेस्ट को जो है वो सी ने आगे जो है वो बाय करना चाहा और बी ने उसको सेल करना चाहा। दैट इंटरेस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड ए रिसीव अ मोर्टल इंजरी फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ विच ही डाइज द डे आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने से पहले एक को एक इंजरी हुई जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में जो है वो जो प्लेंटिफ है उसको एक अनफेयर एडवांटेज मिल गया और वो कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करवा सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड इन्वॉल्व सच हार्डशिप ऑन द डिफेंडेंट विच ही डिड नॉट फोरसी एंड वेयर इट्स परफॉर्मेंस वुड नॉट इन्वॉल्व नो हार्डशिप ऑन द प्लेंटिफ। यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो प्लेंटिफ था उसके ऊपर तो कोई हार्डशिप नहीं है उसको परफॉर्म करने में, और डिफेंडेंट जो कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसने ऐसी कोई हार्डशिप नहीं देखी थी, फोर्स ही नहीं की थी, और उसके ऊपर हार्डशिप्स इन्वॉल्व हैं, तो उस सूरत में कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स नहीं करेगी। इसकी इलस्ट्रेशन देख लें तो उसमें ये लिखा है कि ए एंड बी ट्रस्टीज ज्वाइन देयर बेनिफिशियरी सी। ए और बी जो कि ट्रस्टी थी उन्होंने अपने बेनिफिशरीज को ज्वाइन कर लिया। सी इन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द ट्रस्ट स्टेट टू डी। सी ने जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें वो अपनी ट्रस्ट स्टेट को सेल कर रहे थे डी एंड पर्सनली एग्री टू एक्सोनरेट द स्टेट फ्रॉम हैवी इनकम्बरेंस ऑफ विच इज इट इज सब्जेक्ट। यानी कि वो जो स्टेट वो सेल कर रहे हैं उसके ऊपर एक हैवी इनकम्बरेंसीज के सब्जेक्ट है, और वो एक ऐसी है जो कि डिफेंडेंट ने ऑलरेडी फोर्सी नहीं की, और वो अनरीजनेबल हार्डशिप डालेगी डिफेंडेंट के लिए जो उसने ऑलरेडी फोर्स ही नहीं की थी, तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। अच्छा, नेक्स्ट क्लास इसकी 3 में ये कहा गया कि वेयर प्लेंटिफ हैज डन सब्सटेंशियल एक्ट और सफर्ड लॉस इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैपेबल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो हो सकती थी और प्लेंटिफ ने जो है वो ऐसे एक्ट भी किया है उसकी फर्दरेंस में और लॉसेस भी सफ़र किए हैं, तो उस सूरत में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री उसके हक में ग्रांट की जाएगी। इसकी इलस्ट्रेशन हमें बताई गई जिसमें कहा गया कि ए ने जो है वो एक रेलवे कंपनी को लैंड सेल कर दी और रेलवे कंपनी ने उस लैंड को यूज़ भी किया, अपने वर्क में ले आई, और जो फर्दरेंस में उसने एग्जीक्यूट करना था वर्क जो ए के लिए वो उसने नहीं किया, और उस सूरत में कोर्ट कंपेल करेगी डिफॉल्टिंग पार्टी को कि वो कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करे। नेक्स्ट हम सेक्शन 23 को देखेंगे जिसमें ये कहा गया कि हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, किनके हक में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री जारी की जा सकती है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑब्टेन्ड बाय। यानी ये वो पर्सन है कि जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लास ए में ये कहा गया है कि एनी पार्टी देयर टू, यानी कि कोई भी पार्टी जो है वो ऑब्टेन कर सकती है। क्लास बी में देखें तो द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल और एनी पार्टी देयर टू प्रोवाइडेड दैट वेयर द लर्निंग स्किल सोलवेंसी और एनी पर्सनल
quality of such parties material ingredient in the chapter, or where the contract provide that his interest shall not be signed, his representative in interest or his principal shall not be entitled to specific performance of contract unless where his part thereof has already been performed. इसमें यह कहा गया कि जो स्पेसिफिक उस बंदे के जो पार्टी थी उस बंदे का कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट है, यानी उनका कोई हायर है, लीगल हायर है, या फिर वो कोई प्रिंसिपल है, तो वो भी जो है वो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ले सकता है। लेकिन अगर वो किसी बंदे की स्पेसिफिक जो है वो लर्निंग स्किल के ऊपर बेस थी या ऐसी क्वालिटी के ऊपर बेस थी जो कि यूनिक थी, तो उस सूरत में वो नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्लास सी में अगर देखें तो इसमें यह कहा गया कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेटलमेंट ऑन मैरिज और कंप्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट बिटवीन मेंबर ऑफ सेम पार्टी सेम फैमिली एनी पर्सन बेनिफिशियली इंटाइटल देयर अंडर। यानी कि अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सेटलमेंट थी किसी मैरिज की, तो यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज था बिटवीन मेंबर ऑफ सेम पार्टी सेम फैमिली, तो उस सूरत में कोई भी जो पर्सन बेनिफिशियरी है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर सकता है। नेक्स्ट क्लास डी में ये कहा गया कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू बाय कॉन्ट्रैक्ट फॉर बाय अ टेनेंट फॉर लाइफ इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ अ पावर द रिमाइंडर मैन। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टेनेंट ने अपनी लाइफ तक के लिए किया था या टेनेंट फॉर लाइफ था और उसने अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए किया था, तो जो उसका रिमाइंडर मैन होगा यानी कि जो उसके बिहाफ पे आएगा वो इंटाइटल्ड होगा कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ले सके। इसके अलावा अ रिवीजनर इन पोजेशन वेयर द एग्रीमेंट इज कोवेनेंट एंटर्ड इनटू विद हिज प्रेडिसेसर इन टाइटल एंड द रिवीजनर इज इंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ सच कोवेनेंट। यानी कि अगर कोई पर्सन था और उसके बाद उसके कोई हायर्स हैं जो कि रिवीजनर इन पोजेशन कहला रहे हैं, तो वो जो है वो स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को। इसके अलावा रिवीजनर इन रिमाइंडर, यानी ये भी वही कि अगर कोई उसका रिमाइंडर है चाहे वो पोजेशन में नहीं है, तो वो भी स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये पर्सन्स थे जिसमें ए में हमें बताया गया कि कोई भी पार्टी, दूसरे में कहा गया कि उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, तीसरे में अगर कोई जो बेनिफिशरी है इन केस के वो मैरिज की सेटलमेंट है, उसके अलावा अगर वो टेनेंट फॉर लाइफ है तो उस सूरत में रिमाइंडर मैन, इसके अलावा रिवीजनर इन पोजेशन या रिवीजनर रिमाइंडर, या फिर अगर नेक्स्ट क्लास जी में देखें तो क्लास जी ये कह रही है कि व्हेन अ पब्लिक कंपनी हैज एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम अमलगमेटेड विद अनदर पब्लिक कंपनी। यानी कि एक कंपनी जो है किसी दूसरी कंपनी में जम हो गई है, तो उस सूरत में जो नई कंपनी उससे अराइज होगी उस कंपनी के जो है वो कंपनी भी जो है स्पेसिफिकली उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकती है, क्योंकि वो उसी कंपनी के जो है वो सारे राइट्स और ड्यूटीज जो है वो इनहेरिट करती है। नेक्स्ट, व्हेन द प्रमोटर ऑफ ए पब्लिक कंपनी हैव बिफोर इट्स incorporation entered into contract for the purpose of the company, such contract is warranted by the term of corporation the company। यानी कि कंपनी उस सूरत में भी जो है वो स्पेसिफिकली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकती है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि एंटर किया गया था उसके जो प्रमोटर्स ने किया था और उन्होंने जो है वो उसको इनकॉर्पोरेशन करते हुए उसको वारंटेड भी करा दिया अपनी टर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, तो उस सूरत में वो कंपनी को उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन नंबर 24 को, जो कि पर्सनल बार टू दी रिलीफ के बारे में बात करता है। उन पर्सन्स की बात करता है जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री को इन्फोर्स नहीं करवा सकते और कोर्ट से डिस्क्रिशनरी रिलीफ नहीं ले सकते। उसमें क्लास ए को देखें तो सबसे पहले वो पर्सन है हु कुड नॉट रिकवर कंपनसेशन फॉर ब्रीच, यानी कि जो कोई बंदा अदरवाइज कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं है, कंपनसेशन नहीं उसे मिल सकती, उसके अगेंस्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं दी जा सकती। इसको इलस्ट्रेशन में देखें तो ये कहा गया है कि ए in the character of agent for B enters into contract with C to buy C's house. A is in reality acting not as agent for B but on his own account. A cannot enforce specific performance of his contract। यानी कि A जो कि B का एजेंट था उस करैक्टर में एक्ट करते हुए एंटर हुआ है सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में, सो वो रियलिटी में जो है वो नॉट एज एजेंट जो है उसको परफॉर्मेंस स्पेसिफिक नहीं करवा सकता क्योंकि वो उसकी पर्सनल जो है वो लाइबिलिटी में एंटर नहीं हुआ। सो इसके अलावा क्लास बी में अगर देखें कि
तो उसमें लिखा है हु हैज़ बिकम इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग और वायलेट एनी एसेंशियल टर्म of the contract that on his part remains to be performed। यानी कि जो बंदा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री के लिए फाइल कर रहा है, कोर्ट से रिलीफ मांग रहा है, वो खुद जो है वो डिफॉल्टर है, उसने खुद जो है वो कोई वायलेट किया है कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल टर्म, और वो जो है वो खुद जो है उसका पार्ट रिमेन्ड अनपरफॉर्म्ड है। उस सूरत में भी कोर्ट उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री वो नहीं देगी। इसकी बी की इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बी अ हाउस and to become tenant thereof for a term of 14 years from the date of sale at a specified yearly rent, A becomes insolvent, neither he or nor his assignee can enforce specific performance of contract। यानी कि A ने कॉन्ट्रैक्ट किया B को कि वो हाउस सेल करेगा, और फिर और उसका जो है वो टेनेंट बन गया 14 साल के लिए, 14 ईयर्स के लिए, और बाद में वो इंसॉल्वेंट हो गया और वो बाय करने के काबिल नहीं रहा हाउस खुद, तो उसको वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो डिक्री नहीं ले सकता। क्लास सी को देखें। हु हैज़ ऑलरेडी चूजन हिज रेमेडी एंड obtain satisfaction alleged for breach of contract। A contracts to let and B contract to take a house for specified term of specified rent। B refuses to perform the contract। A thereupon sues for एंड obtain compensation for the breach। यानी कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, और जब उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हुई तो उसने कोर्ट को जो है वो रिजोर्ट किया, कोर्ट के पास पहुंचा, और उसने जो है वो ब्रीच की कंपनसेशन की रेमेडी ले ली। तो अगर एक रेमेडी अवेल कर ली है तो उस सूरत में आप स्पेसिफिक रिलीफ की रेमेडी जो है वो नहीं ले सकते, एज पर क्लास सी। इसकी इलस्ट्रेशन में हमने देख लिया। क्लास डी ये कहती है कि हु प्रीवियसली टू द कॉन्ट्रैक्ट्स हैड नोटिस दैट ए settlement of subject matter thereof, though not founding on any valuable consideration, has been made and was then in force। यानी कि प्रीवियसली उसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ऑलरेडी उन्होंने कोई सेटलमेंट कर ली है, चाहे वो सेटलमेंट जो है वो वैल्यूएबल थी या नहीं थी वो मैटर नहीं करता। अगर सेटलमेंट हो चुकी है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री नहीं अवेल की जा सकती। तो ये हमें जो है वो बार्स एज टू पर्सनल रिलीफ जो है हमें सेक्शन 24 ने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन नंबर 25, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज़ नो टाइटल और हु इज़ अ वॉलंटरी सेटलर। यानी एक ऐसा पर्सन जिसके पास टाइटल ही नहीं है और वो अभी टाइटल शायद अक्वायर करेगा, और वो एक वॉलंटरी सेटलर है रेदर देन एक टाइटल होल्डर। तो उस सूरत में वो उसकी वैलिडिटी क्या होगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिहाज से। ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी whether movable or immovable cannot be specifically enforced in favor of vendor or lessor। या तो सेल करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है या प्रॉपर्टी को लेट करने के लिए, लीज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे मूवेबल या इमूवेबल का है, उसको जो है वो लेसर और वेंडी दोनों के, वेंडर और लेसर दोनों के, यानी कि जो बंदा सेल कर रहा है या जो बंदा उसको लीज पे दे रहा है, उनके हक में जो है वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता अगर उनके पास who knowing himself to not have title, यानी वो जानते हैं कि उनके पास कोई टाइटल नहीं था और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उसको। या फिर क्लास बी में अगर देखें, who though he entered into contract believing that he has a good title to the property and cannot at the time fixed by the party or by the court for the completion of the sale or letting give the purchaser or lessee a title free from reasonable doubt। यानी कि वो खुद तो बिलीव करता था कि मेरे पास एक टाइटल है जो कि टाइटल परफेक्ट है, लेकिन उसने एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसके पास वो टाइटल नहीं था, और या फिर वो टाइटल जो है वो रीजनेबल डाउट में था, तो उस सूरत में वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री नहीं ले सकता। नेक्स्ट सी में देखें, हु प्रीवियस टू द एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट हैज मेड अ सेटलमेंट दो नॉट फाउंडेड ऑन एनी वैल्यूएबल कंसीडरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या फिर उसने जो है वो उसके अगेंस्ट जो उसका इम्परफेक्ट टाइटल था उसके अगेंस्ट उसने कोई सेटलमेंट मेड कर लिया, तो उस सूरत में भी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री अवेल नहीं कर सकता। इलस्ट्रेशन नंबर ए देखें तो ए विदाउट सीज अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बी एन स्टेट विच इज नाउ टू बिलोंग टू सी। यानी कि ए ने सी की अथॉरिटी के बगैर ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ऐसी स्टेट का बी के साथ जो कि बिलोंग कर रही है सी को। ए कैन नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट।
ए जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकता, क्योंकि वो चीज़ उसकी अपनी है ही नहीं, वो सी की है और बगैर उसने सी की अथॉरिटी के आगे बी को बेच दी। चाहे बी सी जो है वो विलिंग हो के वो कंफर्म कर दे उस परचेज को, फिर भी आप ए जो है वो ए जो है उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करवा सकता। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर सी को देखें तो उसमें लिखा है कि ए बीइंग इन पोजेशन ऑफ सर्टेन लैंड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इट टू जी ऑन इंक्वायरी इट टर्न्स आउट दैट ए claims the land as heir of B who left the country several years before and is generally believed to be dead, but whose death there is no sufficient proof. A not compel Z specifically to perform the contract. यानी ए जो कि एक ज़मीन की पोजेशन में है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो सेल कर देगा जी को, लेकिन ए का टाइटल अभी इम्परफेक्ट है, जो कि क्लेम कर रहा है कि वो बी का हायर है, लेकिन बी वो काफ़ी सालों पहले जो मुल्क छोड़ के जा चुका है और ये बिलीव किया जा रहा है कि वो डेड है, हालांकि उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो उस सूरत में ए कंपेल नहीं कर सकता जी को कि वो स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाए उससे कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन नंबर 26 जो है वो बात करता है नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको वेरिएशन के साथ ही इन्फोर्स किया जाएगा, ओरिजिनल हालत में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इसमें देखें तो वेयर ए प्लेंटिफ सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग टू विच द डिफेंडेंट सेट अप अ वेरिएशन, द प्लेंटिफ कैनॉट ऑब्टेन द परफॉर्मेंस साउथ एक्सेप्ट विद द वेरिएशन सो सेट अप इन द फॉलोइंग केसेस नेमली। यानी कि अगर प्लेंटिफ जो है सीक करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री और डिफेंडेंट उसकी कोई वेरिएशन दिखाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को वेरी करता है कि मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को बिलीव किया था कि ये ऐसा है, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से, या फिर जो है वो बाद में किसी चेंज की वजह से, पार्टीज के म्यूचुअल चेंज की वजह से वो वेरी करता है कि मैं तो इसको ये समझता था इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो फिर कोर्ट जो है वो उसको अगर स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाएगी तो उस वेरिएशन के साथ परफॉर्म करवाएगी। अगर कोर्ट ये समझती है कि कोई किसी पार्टी ने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं की, तो वेरिएशन के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाया जाएगा। तो ये उससे रिलेटेड है। क्लास ए देखें तो उसमें लिखा गया कि वेयर बाय फ्रॉड और मिस्टेक ऑफ फैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच परफॉर्मेंस इज साउथ इज इन टर्म्स डिफरेंट फ्रॉम द विच द डिफेंडेंट सपोज्ड इट, यानी कि फ्रॉड की वजह से, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से जो डिफेंडेंट है उसने जो है उसको डिफरेंट समझा, उसके कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजंस को उसने डिफरेंटली लिया, और उस जब वो एंटर हुआ तो वो सपोज कर रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजंस ऐसे हैं, तो फिर उस वेरिएशन के साथ जिस तरह वो समझ रहा था कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो इंप्लीमेंट करवाया जाएगा। इसके अलावा क्लास बी में देखें तो उसमें ये लिखा है कि वेयर बाय फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और सरप्राइज द डिफेंडेंट एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद रीजनेबल मिसएप्रीहेंशन, यानी वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसएप्रीहेंशन की वजह से उसमें आया है, और उस वजह से जो है उसका वेरिएशन है कोई कि वो डिफरेंटली अंडरस्टैंड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट की किसी प्रोविजन को, सो उस वेरिएशन के साथ फिर कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास सी में अगर देखें तो उसमें यह लिखा है कि वेयर द डिफेंडेंट नोइंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अंडरस्टैंडिंग इट्स effect has entered into relying upon some misapprehension by the plaintiff, यानी जब प्लेंटिफ ने कोई मिसरिप्रेजेंट किया उसको, चाहे वो जानता था कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन को, लेकिन प्लेंटिफ ने उसको मिसलीड किया और ऐसा स्टिपुलेट किया, ऐसा बताया कि जो मिस्टेक थी वो ऑन प्लेंटिफ्स पार्ट थी, ठीक है, और जिस वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को वेरिएट कर रहा है, वो डिफेंडेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंटली समझ रहा था, बता रहा था, तो उस सूरत में भी वेरिएशन के साथ ही उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जाएगा। क्लास ई में देखें तो उसमें यह लिखा है कि वेयर द पार्टीज हैव सब्सिक्वेंटली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टेड टू वेरिएट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद उन्होंने किसी और कॉन्ट्रैक्ट में, सब्सिक्वेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट में उसकी एग्जीक्यूशन करते हुए किसी और कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने उसी कॉन्ट्रैक्ट को वेरी कर लिया था, उस वेरिएशन के साथ फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा। इलस्ट्रेशन देखें तो इसमें यह लिखा है कि ए, बी एंड सी साइन अ राइटिंग बाय विच दे परपर्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू एंटर इनटू अ बॉन्ड फॉर डी, यानी ए, बी और सी ने जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, पर्पर टू एंटर इनटू अ बॉन्ड टू डी RS 1000, वो 1000 रुपये का बॉन्ड जो है वो डी को दे रहे थे, इन अ सूट बाय डी टू मेक ए, बी एंड सी सेपरेटली लाइबल ईच टू द एक्सटेंड ऑफ RS
1000, यानी कि फिर डी ने जब किया, उसको सू किया, तो उसने ये कहा कि जो ए, बी और सी है वो सारे इक्वली लायबल हैं, सभी 1000 के लायबल हैं। हालांकि उसमें जो है वो ईच के लफ्ज़ को जो है वो बाय मिस्टेक इंसर्ट किया गया था। तो उस सूरत में वो अपनी डिफरेंट इंटेंशन शो करेंगे और कोर्ट को बताएंगे कि बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट उन्होंने इसको जो है वो डिफरेंटली जो है वो समझा, और इस वेरिएशन के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जाए कि जो 1000 का बॉन्ड है वो सभी तीनों ए, बी और सी ने मिल के देना है, ना कि हर एक ने अलग-अलग देना है। तो इसको जो है वेरिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जाए। तो ये सेक्शन 26 ने हमें बता दिया कि जो नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इस तरह का मसला होगा या तो फिर वो कंपनसेशन की तरफ चला जाएगा, और अगर उसे इन्फोर्स करना होगा तो फिर जो है वो उसको वेरिएशन के साथ ही किया जाएगा। नेक्स्ट हम सेक्शन नंबर 27, सेक्शन 27 बात करता है, वो कहता है रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्संस क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल्स एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट। किनके अगेंस्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, पहले हमने जो ऊपर वाले सेक्शन में देखा तो उसमें ये बात की गई थी कि कौन जो है वो सीक कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि किसके अगेंस्ट जो है वो सीक किया जा सकता है। सब्सिक्वेंट टाइटल जो है जो पार्टीज होल्ड करती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, तो उनके अगेंस्ट कैसे सीक किया जा सकता है, इसमें इसी चीज का बताया गया। क्लास ए में कहा गया ईदर पार्टी देयर टू, यानी कि कोई भी पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की वो क्लेम कर सकती है। इसके अलावा क्लास बी में यह कहा गया कि एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय अ टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई और पर्सन जो है वो उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट का टाइटल उसके पास चला गया और लाइबिलिटीज उसके पास आ गई, तो वो है एक्सेप्ट विद अ ट्रांसफर, एक्सेप्ट के वो बंदा, तीसरा बंदा वो जिसने वो बगैर किसी जो है वो नोटिस के उस प्रॉपर्टी को गुड फेथ में अगर पेड किया है, बाय किया है, तो उसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई पर्सन ये जानते हुए कि इस पार्टी के ऊपर ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है या ये कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटी है, तो अगर वो किसी परचेज में सब्सिक्वेंट टाइटल लेता है तो उसके अगेंस्ट किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स। इसके अलावा एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर द टाइटल विच थ्रू प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट नाउन टू द प्लेंटिफ माइट हैव डिस्प्लेस्ड बाय डिफेंडेंट, यानी कि कोई भी पर्सन जो क्लेम कर रहा है टाइटल जो कि कॉन्ट्रैक्ट से प्रायर से जो है ये पता था प्लेंटिफ को कि जो है वो डिस्प्लेस कर देगा डिफेंडेंट को। इसके अलावा अगर कोई पब्लिक क्लास डी में ये कहा गया है कि व्हेन अ पब्लिक कंपनी हैज एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और फिर वो किसी दूसरी कंपनी के साथ अमेलगमेट हो गई, दूसरी कंपनी के साथ उसके जम हो गई, तो उस सूरत में भी उनकी लाइबिलिटीज इसी तरह मर्ज हो गई। इसके अलावा कंपनीज के अगर प्रमोटर्स हैं तो उन्होंने स्टिपुलेट किया है अपने कॉन्ट्रैक्ट में और उस कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी की इनकॉर्पोरेशन करते हुए ऐड कर लिया गया, तो उस सूरत में कंपनीज के जो प्रमोटर है उससे कंपनी बाइंड करेगी। अब इसकी इलस्ट्रेशंस देख ले, तो क्लास बी की इलस्ट्रेशन ये है कि ए कॉन्ट्रैक्ट टू कन्वे सर्टेन लैंड टू बी बाय पर्टिकुलर डे, किसी एक डे पे, पर्टिकुलर डे पे जो है वो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो बी को कोई लैंड कन्वे करेगा। ए डाइज इन ए स्टेट बिफोर दैट डे विदाउट हैविंग कन्वेड द लैंड, ए उससे पहले की डेथ हो जाती है। अब भी जो है उसके हायर्स को कंपेल कर सकता है या उसके रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट को कंपेल कर सकता है कि वो परफॉर्म करे। सो ये सारे लोग वो हैं जो कि जिनके अगेंस्ट जो है वो स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाया जा सकता है। इसके अलावा क्लास सी का देखें, ए द टेनेंट फॉर लाइफ ऑफ एन एस्टेट विद रिमाइंडर टू बी in due exercise of power conferred by the settlement under which he is tenant for life, contract to sell the estate to C who has notice of settlement before the sale is completed, A dies, C may enforce specific performance against B, यानी कि B एक रिमाइंडर था तो A टेनेंट फॉर लाइफ था। अब A के मरने के बाद वो प्रॉपर्टी जो है वो B को गई, तो अब B जो है उसका सक्सेसर इन इंटरेस्ट है तो वो उसको वापस करेगा। सो सेक्शन जो था 27 इसने हमें बता दिया कि जो पर्सन अब सब्सिक्वेंट टाइटल अगर किसी पर्सन के पास जाता है तो उसके अगेंस्ट आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकते हैं, पार्टी के खिलाफ ले सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई और पर्सन जो है उसके अंडर उस सब्सिक्वेंट टाइटल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू गया है तो उसको सू किया जा सकता है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री ली जा सकती है। इसके अलावा क्लास सी ने हमें बताया कि
क्लेम कर रहा है टाइटल प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसके हायर्स को पहुंच चुका है, डिस्प्लेस हो गया है डिफेंडेंट का टाइटल। इसके अलावा पब्लिक कंपनी है तो वो किसी दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेट हो गई है। तो इसके अलावा जो कोई प्रमोटर है उन्होंने कंपनी क्रिएट किया और उसकी कॉरपोरेशन करते हुए वो सारे प्रमोटर्स ने जो अपने बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किए, उस कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किए थे, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ऑन करे, उनको स्पेसिफिकली परफॉर्म करे। तो ये था हमें सेक्शन 27 जो कि हमें लाइबिलिटीज बता दी जिसने। अब नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 27A, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन केस ऑफ अ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू लीज। Subject to the provision of this chapter, where a contract to lease immovable property is made in writing, signed by the parties thereto or on their behalf, either party may, notwithstanding that the contract, though required to be registered, has not been registered, sue the other for specific performance। यानी कि जब कोई लीज का कॉन्ट्रैक्ट था, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट था, राइटिंग में हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रजिस्टर्ड हो, चाहे वो रिक्वायर्ड है एज पर द स्टैट्यूट रजिस्ट्रेशन एक्ट कि उसको रजिस्टर किया जाए, ज़रूरी नहीं है वो रजिस्टर हो। उसके अगेंस्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है। किन केसेस में? वेयर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज क्लेम्ड बाय लेसर, ही हैज़ डिलीवर्ड पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू लेसी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो लेसर क्लेम करता है और उसने उस प्रॉपर्टी की पोजेशन जो है वो आगे लेसी को दे दी है, यानी कि उसने उसके साथ जो है वो टेनेंसी का एग्रीमेंट करने के बाद उसको जो है वो लीज पे ज़मीन दे दिया, उसकी पोजेशन ट्रांसफ़र कर दिया है, तो फिर लेसर जो है वो अपने बिहाफ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट बी में ये देखें, क्लास बी में ये कहा गया है कि वेयर दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर लेसी ने क्लेम्ड बाय लेसी अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करता है, he has in part performance of the contract taken possession of the property or being already in possession continues in possession of the contract, continue in possession in part performance of the contract and has done some act in furtherance। यानी अगर वो लेसी क्लेम कर रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो उसने खुद जो है उस प्रॉपर्टी को पोजेशन में ले रखा हो और कंटिन्यू कर रहा हो और उसकी फर्दरेंस में एक्ट किया हो, देयरफॉर वो क्लेम कर सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अब स्पेसिफिकली परफॉर्म करे क्योंकि वो रेडी है उस कॉन्ट्रैक्ट की फर्दरेंस में काम करने का। प्रोवाइजो में देखें तो प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन हु हैज नो नोटिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस देयरऑफ। यानी कि अगर कोई सब्सिक्वेंट बायर आ जाता है, ट्रांसफरी आ जाता है जिसको पता नहीं है प्रायर किसी कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसके किसी राइट को डैमेज नहीं करेगा। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा गया कि दिस सेक्शन अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्ट टू लीज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1930, यानी अप्रैल 1930 से बाद वाली जो लीजेस हुई हैं उन्हीं के ऊपर ये अप्लाई होगा। नेक्स्ट सेक्शन 28 जो है वो बात करता है व्हाट पार्टीज कैन नॉट बी कंपेल्ड टू परफॉर्म, यानी कि किन पार्टीज को हम कंपेल नहीं कर सकते कि वो कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करें। तो इनमें क्लास ए देखें कि इफ़ द कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड बाय हिम इज ग्रोसली इनएडिक्वेट, यानी कि जो अमाउंट इन कंसिडरेशन मिल रही है उसको वो इतनी ज़्यादा कम है विद रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ थिंग्स एग्जिस्टिंग एट द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज टू ईदर बाय इटसेल्फ और कपल विद अदर सर्कमस्टांसिस एविडेंस ऑफ फ्रॉड और ऑफ अनड्यू एडवांटेज टेकन बाय प्लेंटिफ। यानी कि प्लेंटिफ ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसने फ्रॉड या किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस की बेस के ऊपर एडवांटेज लेते हुए इतनी कम और जो है वो मन्यूट सी कीमत के ऊपर जो है वो मुआहदा कर लिया और अब उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा रहा है, तो उस सूरत में पार्टी को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो परफॉर्म करें। क्लास बी में कहा गया कि इफ हिज असेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट, सर्कमवेंशन और अनफेयर प्रैक्टिस of any party whom specific promise would become due under the contract or by any promise of such party which has not been substantially fulfilled। यानी कि ऐसी पार्टी जिसने जो है बगैर उसकी कंसेंट से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया हो या मिसरिप्रेजेंट करते हुए, कंसील करते हुए और किसी अनफेयर प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए उन्होंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उस सूरत में जो है वो जो डिफॉल्टिंग पार्टी है, जो कि ऐसी पार्टी है जिसने अनफेयर एडवांटेज जो है वो लिया है, वो क्लेम नहीं कर सकेगी और उस पर्सन के अगेंस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता जिसकी कंसेंट जो है
मिसरिप्रेजेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस से ली गई है, या फिर उससे जो है वो फैक्ट को कंसील किया गया है, या उससे सही चीज़ें बताई नहीं गई, मिसरिप्रेजेंटेशन की गई है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स की। नेक्स्ट क्लास नंबर सी पे देखें तो उसमें ये कहा गया है कि इफ हिज असेंट वाज गिवन अंडर द इन्फ्लुएंस और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिसएप्रीहेंशन और सरप्राइज। अच्छा, अगर उसकी जो इजाज़त ली गई थी वो इन्फ्लुएंस के अंदर ली गई थी, उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट करते हुए उसे समझ नहीं आई थी उसकी प्रोविजंस की जब उससे कंसेंट ली गई थी, तो उस सूरत में या उसे मिसएप्रीहेंशन हुई थी, उसे मिसगाइड किया गया था, सरप्राइज उसके लिए था, या कोई लफ्ज़ ऐसे थे जिसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था। प्रोवाइडेड दैट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड फॉर द कंपनसेशन इन केस ऑफ मिस्टेक, compensation may be made for mistake within the scope of such provision, then the contract may be specifically enforced in other aspect if proper to be enforced। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के कोई दूसरे पार्ट हैं जिनमें मिस रिप्रेजेंट नहीं किया गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व नहीं थी, तो उनको इन्फोर्स किया जा सकता है और कंपनसेशन जो है वो दी जा सकती है, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती अगर वो इन्फ्लुएंस या मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बिहाफ पे ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में आया। इलस्ट्रेशन नंबर सी भी हम देखेंगे, उसमें यह कहा गया है A one of two executor in the erroneous belief that he had the authority of his co-executor enters into contract for the sale to B of his testator's property. B cannot insist on the sale being completed। यानी कि ए जो है वो दो एग्जीक्यूटर्स में से वो ये समझते हुए, ये बिलीव करते हुए कि वो उसको दूसरे एग्जीक्यूटर जो है उसकी अथॉरिटी जो है वो हासिल है, और उसने एक जो है वो सेल एग्रीमेंट कर लिया बी के साथ, और बी जो है वो इंसिस्ट नहीं कर सकता, यानी कंपेल नहीं कर सकता ए को कि वो सेल कंप्लीट करे, क्योंकि उसने जो किया है उस मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बिहाफ पे किया है, उस बिलीव करते हुए किया है कि उसके पास अथॉरिटी है उस लैंड को सेल करने की, उस प्रॉपर्टी को सेल करने की, और जो कि उसके पास नहीं थी। तो उस सूरत में बी उसको कंपेल नहीं कर सकता कि अब वाकई ही आप इसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करो कॉन्ट्रैक्ट को और मुझे सेल करो। नेक्स्ट हम सब चैप्टर आई को देखेंगे, जिसमें बात की गई है इफेक्ट ऑफ डिसमिसिंग अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सेक्शन 29 बार ऑफ सूट फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल, यानी कि अगर सूट जो है वो डिसमिस कर दिया गया है, आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डिसमिस कर दिया गया है, तो फिर बार लग जाएगी, आप फिर कंपनसेशन भी क्लेम नहीं कर सकते। इसमें कहा गया कि द डिसमिसल ऑफ अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट देयर ऑफ shall bar the plaintiff's right to sue for compensation for breach of such contract or part as the case may be। यानी इनिशियली अगर उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया और वो उसको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, तो वो बाद में ब्रीच का भी सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि एज पर सीपीसी उसको जो है वो सारी अल्टरनेटिव रेमेडी जितनी भी है उसको अल्टरनेटिव रिलीफ एक ही दफ़ा मांगने पड़ते हैं, अदरवाइज उसके रिलीफ वेव ऑफ हो जाते हैं, तो वो बार हो जाता है कि वो उसी मैटर से रिलेटेड नया रिलीफ क्लेम नहीं कर सकता। इसकी जो है हमें एक्सेप्शन सेक्शन 27 आगे जाके हम पढ़ेंगे वो देता है, जिसमें ये बात की गई है कि अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ऑब्टेन कर रहे हैं तो साथ में अल्टरनेटिव जो है वो भी रेमेडी मांगे एज अ रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो उसको हम सेक्शन 37 में जाके देखेंगे। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 30, जो कि लास्ट सेक्शन है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये सब चैप्टर जे का हिस्सा है, जिसमें अवार्ड और डायरेक्शन टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट की बात की गई है। सेक्शन 30 में ये कहा गया है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीडिंग सेक्शन टू अवार्ड एंड टेस्टामेंटरी डायरेक्शन टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट। द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एज टू कॉन्ट्रैक्ट shall mutatis mutandis apply to award and to direction in will or codicil to execute a particular settlement। इसमें यह कहा गया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो जितनी भी प्रोविजंस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो डील कर रही हैं वो सेम बाय सेम जो है वो जितना हो सके वो अप्लाई होंगी, जो कि अवार्ड्स या ऐसी डायरेक्शंस होंगी जो कि किसी विल से वसीयत वगैरह या किसी वसीयत के साथ जो है वो उसका सब्सिडरी डॉक्यूमेंट जैसे कि कोडिसिल है उससे अगर कोई राइज हो रही हैं तो उन सेटलमेंट तो उनके ऊपर भी सेम तरह से ही अप्लाई होंगी। तो ये हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस रेमेडी को हमने जो कंप्लीट डिस्कस कर लिया सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 30। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज देख लेते हैं। सबसे पहला केस लॉ जो है वो 2005 SCMR 1061 है, जिसमें बात की गई है कि एग्रीमेंट इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट एनी राइट और इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। यानी कि अगर किसी का कोई एग्रीमेंट टू सेल है तो वो जो है वो राइट नहीं क्रिएट करता
आप जो है वो कम्पिटेंट नहीं होते कि एग्रीमेंट किसी के साथ सेल का एग्रीमेंट करो और फिर उस प्रॉपर्टी को जो है वो अभी जो कि आपकी टाइटल नहीं आपने लिया उसके आगे राइट कहीं बेच दो। तो इसमें यह कहा गया कि द एग्रीमेंट इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट एनी राइट और इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, इट ओनली कन्फर अ राइट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोमिस। यानी कि ये प्रोमिस का तो जो है वो एक राइट दे सकता है, कन्फर कर सकता है कि ये चीज़ आपके अगेंस्ट प्रोमिस की जाएगी, लेकिन ये आपको इटसेल्फ कोई राइट नहीं देता। ये हमें बता दिया 2005 SCMR 1061 ने। हाँ, नेक्स्ट हम जो केस लॉ देखेंगे वो 2007 SCMR 551, उसमें बात की गई है वैल्यूएशन ऑफ सूट की। यानी कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है उसकी जो मार्केट वैल्यू डिटरमिन की जाएगी वो जो लोकेलिटी में होगी ऑलरेडी उसकी प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी की उससे डिटरमिन की जाएगी। इसमें लिखा है देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन सेक्शन 7XA ऑफ कोर्ट फीस एक्ट 1870 दैट अ सूट फॉर स्पेसिफिक performance is to be valued for the purpose of court fees and jurisdiction according to sale consideration। तो इसमें बता दिया गया कि जो सेक्शन 7 सब सेक्शन एक्स है उसमें जो बात बताई गई है उसके मुताबिक जो है वो कोर्ट की जो है वो फी जो है वो डिटरमिन की जाएगी इन सूट वैल्यूएशन एक्ट। नेक्स्ट हम केस लॉ देखें 2019 SCMR 524। इसमें बताया गया है कि जो रिलीफ है ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का वो एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ है उस नेचर में, और and despite proof of an agreement to sell, an exercise of discretion can be withheld if the court consider that grant of such relief would be unfair or inadequate। तो इसमें बता दिया गया कि कोर्ट उसी सूरत में डिस्क्रिशनरी ये रिलीफ देगी जब कोर्ट को ये सर्टेनिटी होगी कि अदरवाइज ये हाईली जो है वो इनएक्विटेबल या अनफेयर होगा पार्टी के लिए। नेक्स्ट 2012 SCMR 900। इसमें भी वही बात की कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो एक राइट के तौर पे नहीं है, वो एक रेमेडी है जो कि इक्विटेबल रिलीफ है और उसको एज अ राइट नहीं क्लेम किया जा सकता अंडर सेक्शन 22 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो कि एक बताता है कि ये एक डिस्क्रिशनरी रेमेडी है और कोर्ट बाउंड नहीं है कि वो ग्रांट करे ऐसी रेमेडी मेयरली बिकॉज कि ये लॉफुल है, और आर्बिट्रेरीली वो ग्रांट भी नहीं करेगी, वो जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड्स को देखते हुए ग्रांट करेगी। नेक्स्ट केस लॉ देखें तो PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 187। इसमें यह कहा गया है कि कोर्ट में रिफ्यूज द रिलीफ इवन व्हेन द एग्रीमेंट प्रूव्ड। यानी कि कोर्ट की ये बिल्कुल डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशन है कि वो रिफ्यूज कर सकती है चाहे उसके एग्रीमेंट को प्रूव भी कर दिया गया कि ये एग्जिस्ट करता था और फिर इसकी वैलिडिटी जो है उसमें कोई शक नहीं था उस सूरत में। नेक्स्ट जो है वो PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट 119। इसमें डिस्कस किया गया डिस्क्रिशन ऑफ एक्सरसाइज से रिलेटेड ही किया गया। इसमें यह कहा गया था इट मे बी हेल्ड दैट द रूल ऑफ डिस्क्रिशन इन द स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट केसेस शुड नॉट बी आर्बिट्रेरली अप्लाइड। यानी कि बगैर किसी जो है वो पैमाने के नहीं लगाया जाएगा, बल्कि इसको देखा जाएगा कि वो फेयरनेस और इक्वालिटी और जस्टिस को जो फिट बैठेगा उस हिसाब से वो जो है वो इस जो कोर्ट की पावर है वो कोर्ट एक्सरसाइज करेगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट केस लॉ 2017 SCMR 516। इसमें यह कहा गया है कि जो सूट जो है वो डिसमिस कर दिया जाएगा जब प्लेंटिफ फेल हो जाएगा डिपॉजिट करने में जो रिमेनिंग कंसिडरेशन प्राइस है कोर्ट में। इसमें कहा गया कि इट इज मैंडेटरी फॉर ए पर्सन वेदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हु सीक इन्फोर्समेंट ऑफ एन एग्रीमेंट under specific relief act that on first appearance before the court or on the date of institution of the court it shall apply to court getting permission to deposit the balance। यानी कि कोर्ट से वो पहली अपीयरेंस में पहली पेशी पे चाहे वो डिफेंडेंट है चाहे वो प्लेंटिफ है वो कोर्ट के ऊपर फाइल करेगा परमिशन के लिए कि उसको परमिशन दी जाए कि वो डिपॉजिट कर सके कंसिडरेशन जो है उसकी जो है वो। अदरवाइज अगर वो नहीं करेगा डिपॉजिट तो उस सूरत में उसका सूट जो है वो डिसमिस किया जा सकता है। तो ये हमें बता दिया 2017 SCMR 516 ने। नेक्स्ट जो है वो 2017 SCMR 1696 में ये कहा गया कि वेयर सर्कमस्टांसिस अंडर विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड
are such as to give the plaintiff an unfair advantage over the defendant, though there may not be fraud or misrepresentation on the plaintiff's part, the relief for specific performance may be denied. यानी कि इस सूरत में अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस राइज हो रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से जो कि एक अनफेयर एडवांटेज दे रहे हैं प्लेंटिफ को, चाहे वो प्लेंटिफ की गलती नहीं है, प्लेंटिफ का कोई फ्रॉड नहीं है, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, और लेकिन वो प्लेंटिफ को जो है वो एक अनफेयर एडवांटेज दे रहे हैं, तो कोर्ट उस सूरत में रिफ्यूज करेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री को उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट 2008 SCMR 1639, इसमें यह कहा गया है कि मेयर इनएडिक्वेसी इज नो ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट वेयर द प्राइस इज सो इनएडिक्वेट एज टू शोक द कोर्ट्स कॉन्शियस आइदर बाय इटसेल्फ और इन कंजक्शन विद द एनी अदर सर्कमस्टांसिस। यानी कि अगर सिर्फ ये एक इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होना उस कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान, कोर्ट को ये लगे, कोर्ट की कॉन्शियस को ये लगे कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बहुत कम जो है वो कीमत के ऊपर इनएडिक्वेट अमाउंट के साथ जो है इन स्मॉल कंसिडरेशन के साथ है, तो ये ग्राउंड नहीं होगा कि कोर्ट रिफ्यूज कर दे डिक्री जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। नेक्स्ट हम PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 187, इसमें बात की गई कि सूट नॉट टू बी डिसमिस्ड व्हेन प्लेंटिफ डिड नॉट सीक कैंसलेशन ऑफ सेल डीड इन फेवर ऑफ अनदर पार्टी। अ सूट इज मेंटेनेबल इवन इफ प्लेंटिफ फेल टू सू फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्टर सेल डीड। यानी कि अगर जो है वो पार्टी कोई ऐसा सूट फाइल कर रही है जिसके अंदर उसने जो है वो प्लेंटिफ ने जो है वो कैंसलेशन ऑफ सेल डीड के लिए जो है वो नहीं सीक किया, तो उस सूरत में कोर्ट जो है उसका जो सूट है उसको डिसमिस नहीं करेगी, उसकी फेवर में एग्जीक्यूट कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री। नेक्स्ट 2017 MLD 1195, इसमें कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं अगर आप मेंशन नहीं करते विटनेसेस के नेम। तो इसमें कहा गया कि नॉन मेंशनिंग ऑफ नेम्स ऑफ विटनेसेस एंड डेट्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओरल एग्रीमेंट especially in unequivocal manner is fatal, hence incorporation of these two elements in plaint in unequivocal manner was necessary and without which the suit of the plaintiff was not maintainable। यानी कि जो विटनेसेस के नाम जो है वो मेंशन करना ज़रूरी है, इसके अलावा डेट मेंशन करना ज़रूरी है कि किस डेट को ओरल उनका एग्रीमेंट जो है वो हुआ है और स्पेसिफिकली जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है। अगर ये नहीं करते तो प्लेंट के लिए वो फैटल होगा और उसके अगेंस्ट जो है वो सूट मेंटेनेबल नहीं होगा, प्लेंटिफ का सूट डिसमिस कर दिया जाएगा। ये हमें बता दिया 2017 MLD 1195 ने। नेक्स्ट 2013 SCMR 1300, इसमें बात की गई कि अनरिटन एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो कि अनरिटन है उसको अनइम्पेकेबल करैक्टर के एविडेंस से ही जो है वो प्रूव किया जा सकता है। यानी ऐसा एविडेंस जिसको डिनाई करने का जो है वो कोई जवाज ना बने और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो, फिर आप प्रूव कर सकते हैं अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो कि अनरिटन है, अदरवाइज प्रूव नहीं किया जा सकता। इस केस लॉ में हमें बता दिया। नेक्स्ट केस लॉ देखें तो उसमें लिमिटेशन की बात की गई है 2011 SCMR 249, इसमें कहा गया कि अंडर आर्टिकल 113 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो सूट है वो 3 साल के अंदर अंदर जो है वो ब्रोड किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो डेट फिक्स की गई थी परफॉर्मेंस की, जब उस डेट तक अगर परफॉर्मेंस नहीं हो तो उसके 3 साल के अंदर अंदर आपके पास टाइम है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ब्रोड करने के लिए। अदरवाइज जब प्लेंटिफ ने नोटिस किया कि परफॉर्मेंस जो है उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया तो वहाँ से जो है वो टाइम स्टार्ट होगा 3 साल तक के लिए। ये हमें 2011 SCMR 249 ने बता दिया। नेक्स्ट लिमिटेशन की कमांसमेंट कहाँ से होगी, ये हमें PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 247 ने बताया। इसमें कहा गया कि जो लिमिटेशन पीरियड है ना वो कमेंस करेगा फ्रॉम द डेट फिक्स्ड बाय द पार्टीज, यानी कि जो पार्टीज ने उसकी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की कंप्लीशन की डेट बताई थी तब से कमेंस किया करेगा, नॉट विथस्टैंडिंग द अलेज्ड फेलियर इन एबिलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट टू परफॉर्म इट्स पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन द अलेज्ड इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टीज। यानी कि अगर डिफरेंट होता है तो अगर पार्टीज की जो है वो कोई इनएबिलिटी की वजह से उसने परफॉर्म नहीं किया, कोई सफिशिएंट ग्राउंड है तो वो फिर डिफरेंटली डील किया जा सकता है, या पार्टीज बाद में सब्सिक्वेंटली डिफरेंट डेट पे एग्री हो गए हैं तो वो फिर वहीं से कमेंस की जाएगी लिमिटेशन। इसके अलावा नेक्स्ट 2011 SCMR 249 में ये बताया गया है कि कैलकुलेशन ऑफ डेट
वेयर ओनली मंथ इज मैंशनड, यानी कि अगर मंथ का ही बताया गया है कि इस मंथ तक जो है वो कंप्लीट किया जाएगा, तो तब जो है वो डेट को किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। तो उस सूरत में जो है उस मंथ का जो लास्ट डे है उस तब तक के लिए तब से काउंट किया जाएगा लिमिटेशन का टाइम। इसके अलावा PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 506 में ये कहा गया कि इफ़ द एग्रीमेंट प्रोवाइडिंग दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट वुड बी परफॉर्म विद इन स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि अगर एग्रीमेंट ने बताया है कि इतनी स्टिपुलेट किया है कि इतनी देर के अंदर अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना है, तो वही डेट के अंदर कंप्लीट होगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मूव करें तो 2007 SCMR 761 ने हमें बता दिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ माइनर अगर किया गया है, तो अगर जो गार्डियन है उसके पास राइट था उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का, तो उस सूरत में वो भी उसके माइनर के बिहाफ पे उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा सकता है। नेक्स्ट अगर देखें तो PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट 952 है, जिसमें ये कहा गया कि कोर्ट में ग्रांट एडिशनल कंसीडरेशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर किया था कि एडिशनल कंसीडरेशन दी जा सकती है अगर कोर्ट ये समझती है कि विद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो फेयर प्ले ये होगा, जस्टिस ये होगा, इक्विटी ये होगी कि पार्टीज़ को जो है वो रीज़नेबल कंसीडरेशन ज़्यादा दी जाए, इन कंपनसेशन आल्सो ग्रांट की जाए, तो वो कर सकते हैं। ये हमें बता दिया 2010 सुप्रीम कोर्ट 952 में। इसके अलावा 2018 SCMR 769, इसमें यह कहा गया कि अगर जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो डिक्री है अगर वो सस्पेंड की जाती है, तो उस सूरत में जो है वो जो कंपनसेशन है वो विद इंटरेस्ट दी जाएगी और बेयर मिनिमम के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट डाल के दिया जाएगा। इसके अलावा 2012 SCMR 1526, इसमें यह कहा गया कि जो रेमेडी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की being equitable in nature cannot be granted to enforce a transaction declared void by the statute, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको किसी स्टैट्यूट ने, किसी लेजिस्लेशन ने, किसी लॉ ने वाइड करार दे दिया हो, उसके अगेंस्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो नहीं ली जा सकती। सो ये था हमारा जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉस, और हम इनकी PDF इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, और नेक्स्ट हम वीडियो में रिलीफ जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ने हमें दिए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिलीफ जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बताया गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कमेंट कीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन हुआ आपका, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।